Yes guys, good morning all of you. So today we are taking revision of chapter 1 and in this is a very important sum. ठीक है, इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सम होता था यूक्लिड मेथड से. ठीक है, जो मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि वो सेम सम CBSE में 5th स्टैंडर्ड में आ रहा है. ठीक है, मेरी बेटी को 5th स्टैंडर्ड में सेम सम है जो आपको एक्सरसाइज 1.1 में पहला सम वही आता था. यूक्लिड मेथड से आपको HCF निकालना है, लेकिन वो अभी नहीं है, नहीं तो वो सम आता ही था. अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो ये इकलौता सम है. बाकी जो भी है वो ऑब्जेक्टिव ही है सारा का सारा. सी आपको यहाँ पे प्रूव करना है दैट रूट 5 या कोई भी नंबर जो रूट वाला हो वो आपको ये प्रूव करना है कि वो इर्रेशनल होना चाहिए. देखो प्रूव दैट में है ना, हमेशा आपको प्रूव करना है, आपको स्टेप्स से यहाँ पे साबित करना है, प्रूफ देना है आपको कि ये क्यों इर्रेशनल है. तो हमेशा कोई भी चीज़ में प्रूव दैट का एक जनरली एक नियम कानून होते हैं कि जो आपको प्रूव करना है ना उसका उल्टा जाओ. पहले उल्टा जाओ. पहले अगर किसी को आपको बुरा साबित करना है तो पहले ये दिखाओ कि चलो हम ये साबित करना चाहते हैं कि अच्छा है. लेकिन हमने बहुत साबित करने की कोशिश की कि अच्छा है, लेकिन हर स्टेप में आपको क्या दिख रहा है, बुरा है. तो लास्ट में प्रूव हो जाएगा कि ये बंदा बुरा है. आपने तो बोला कि चलो मान लेते हैं कि ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपने जो भी स्टेप्स लिए और जो भी स्टेप्स करते गए उस हर स्टेप में कहीं ना कहीं ये प्रूव हो रहा था कि ये बंदा अच्छा नहीं है. तो वैसे ही आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है. तो पहले आप उल्टा लो कि चलो मान लेते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है. ध्यान देना, देखो स्टेप्स में थोड़ा रट्टाफिकेशन जैसा भी लगेगा लेकिन समझ में भी आएगा. ठीक है, लॉजिकल भी हो गई, लेकिन साथ में स्टेप्स आपको एक के बाद एक लिखने पड़ेंगे, कुछ याद रखना पड़ेगा. जैसे सबसे पहला स्टेप कि हमको उल्टा लेना है कि चलो रूट 5 को हम रैशनल मान लेते हैं. लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर. लेट के साथ हमेशा बी आता है, याद रख लेना. ठीक है, लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर. अब इसके बाद आपको लेना है लेट रूट 5 इक्वल्स टू a बाई बी. क्या लेना है? अब ये मेथड है और आपको यहाँ पे लिख देना है वेयर एस a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स. ये दोनों क्या है? को प्राइम है. को प्राइम का मतलब होता है कि इन दोनों में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता है. ठीक है, को प्राइम को का मतलब होता है साथ में, को एजुकेशन वेयर बॉयज एंड गर्ल्स आर स्टडिंग टुगेदर. ठीक है, को का मतलब होता है साथ में. तो यहाँ पे को प्राइम का मतलब होता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है. दैट इज़ अ को प्राइम. तो यहाँ पे ए और बी जो आपने लिया है वो क्या है? वो को प्राइम इंटीजर्स है. ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको दोनों तरफ इनका स्क्वायर कर देना है. हम मैथ्स में ऐसा कर सकते हैं, इक्वल्स टू के दोनों तरफ आप सेम चीज़ें अप्लाई कर सकते हो अपनी मर्जी से, क्वेश्चन चेंज नहीं होता. तो यहाँ पे आप लिख दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स. आया समझ में? तो रूट 5 का स्क्वायर दिस इज a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. अब ये क्या करो, ये यहाँ ले लो, तो ये हो गया 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. ठीक है, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. नाउ अब आपको क्या करना है यहाँ पे? अच्छा, हमने यहाँ पे उल्टा ले लिया, हम b बाई ए ले लेते हैं. a बाई बी से भी हो जाएगा लेकिन टेक्स्ट बुक में जनरली b बाई ए दिया हुआ है. तो अब b बाई ए ले लो और कुछ नहीं है. यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखो 5 इसके नीचे जा रहा है. अब यहाँ समझनी पड़ेगी पॉइंट आपको. 5 जनरली यहाँ पे इनटू में है तो जनरली इक्वेशन में क्या होता है कि वो नीचे जा रहा है, लेकिन नीचे लेके जाना नहीं है, लेकिन जा तो रहा है. उसका मतलब क्या होता है वो आपको लिखना है यहाँ पे. देखो जनरली क्या होता है, हम ऐसा लिखते हैं a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर डिवाइड बाई 5. ये 5 नीचे जाएगा नॉर्मली, जो आप 8th स्टैंडर्ड से सीख रहे हो इक्वेशन. ठीक है, अब लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम लोग नहीं जाने अभी तक. इसका मतलब होता है कि 5 जो है ना इसका फैक्टर है. ठीक है, 5 जो है वो उसका फैक्टर है, क्योंकि ये जो है इसे डिवाइड हो रहा है. b स्क्वायर क्या हो रहा है, यहाँ से 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 5 जो है b स्क्वायर का फैक्टर कहलाएगा. ठीक है,
अब फाई जो है वो बी स्क्वायर का अगर फैक्टर कहला रहा है तो फाई जो है वो बी का भी फैक्टर हुआ। देखो इसका मतलब हुआ देयरफॉर फाई इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। नाउ इफ फाई इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, फाई इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ बी, फाई इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि देखो बी स्क्वायर मतलब कोई भी एक नंबर होगा, ठीक है, कोई भी एक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 10, तो दूसरा भी 10 होगा। ठीक है, तो ये अगर 5 से डिवाइड हो रहा है साथ में, तो इसका इंडिविजुअल पार्ट भी डिवाइड होगा। अगर फाई बी स्क्वायर का फैक्टर है तो फाई जो है वो बी का भी फैक्टर होगा। ठीक है, देयरफॉर फाई इज अ फैक्टर ऑफ बी ऑल्सो। ठीक है, अब यहां पे जहां पे आपने स्क्वायर किया था ना, यहाँ पे इसको आप नंबर 1 दे दो। ये जो स्क्वायर सॉल्व हो गया था, ये जो आंसर आया यहाँ पे नंबर 1 दे दो। अब आपको एज्यूम करना है, देखो लेट, आपको एज्यूम करना है b इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे जो इंडिविजुअल लेटर है ना उसको आपको एज्यूम करना है b, और क्या लेना है आपको, ये यहाँ पे जो भी नंबर हो वो आपको ले लेना है, दैट इज फाई के साथ ले लो c। देखो a और b, इसका पैटर्न मैंने बोला कि थोड़ा रट्टाफिकेशन जैसा है, तुम ये सोचो नहीं, 2 सम होंगे तो अपने आप तुमको क्लियर हो जाएगा सब कुछ मैं क्या कर रहा हूँ। कैसे लेना है, क्या लेना है, वो आपको बता दे रहा हूँ। आपको यहाँ पर ये जो इक्वेशन 1 आपने डाला है, जब आपने स्क्वायर किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो आपको आंसर मिला, इस इक्वेशन को देखते हुए इस इक्वेशन में जो लेटर अकेला है ना उसको आपको एज्यूम करना है। ठीक है, यहाँ पे लेटर अकेला मतलब बिना कोएफिशिएंट के कौन है, ये b, तो आपको ले लेना है b इक्वल्स टू, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो 5, 3, 2 वो ले लेने का, और उसके साथ हमेशा c लो। क्या लोगे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि c ही लेना है, लेकिन a और b यूज़ हो चुका है यहाँ पे, तो आप a और b के अलावा वैसे कोई भी लेटर ले सकते हो। ठीक है, तो हमने ले लिया b इक्वल्स टू 5c। नाउ b इक्वल्स टू 5c, अब क्या करना है आपको, पुट b इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है ये, सो 5a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर की जगह आपको क्या लिखना है, 5c। ठीक है, b की जगह 5c लिखा, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, सो 5a स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 से काट दो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, दोनों जगह 5 से कट रहा है। ठीक है, इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, इसको भी 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, समझ में आया। अब देखो 5 इसके डिवाइड में जाएगा, 5 इसके डिवाइड में जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, ऑल्सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। ठीक है, क्योंकि अगर 5a स्क्वायर का फैक्टर है तो 5a का भी फैक्टर होगा। अब देखो 5 यहाँ पे किसका फैक्टर था, b का, 5 वहाँ पे किसका फैक्टर है, a का, मतलब 5 इज अ कॉमन फैक्टर इन a एंड b बोथ। ठीक है, देयरफॉर 5 इज अ कॉमन फैक्टर इन बोथ a एंड b। अब 5 अगर दोनों में कॉमन फैक्टर हुआ तो a और b को प्राइम कैसे हुए, राइट। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि कोई फैक्टर ही नहीं है, कॉमनली उनका फैक्टर कुछ नहीं है। दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है, 1। फैक्टर हो सकते हैं, चलो a के फैक्टर हो सकते हैं, b के फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन को प्राइम का मतलब होता है जब उन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 हुआ। लेकिन हमको तो कॉमन फैक्टर 5 मिला। लेकिन भाई ये स्टेटमेंट तो आपको ध्यान में रखनी है अच्छे से कि a और b जो है वो को प्राइम है। एक्चुअली वो तो हमें पता ही है कि a और b क्या है, दे आर द को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, दे आर द को प्राइम इंटीजर्स। और यहाँ पे बोला गया है कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर, चलो यहाँ पे आ गया कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर इन बोथ a एंड b, लेकिन आपको लिखना है बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, मतलब ये सच को जुठला नहीं सकता कि a और b क्या हैं, दे आर द को प्राइम, क्योंकि वो स्टेटमेंट हमको लेके चलनी ही है कि a और b जो है
वो को प्राइम है। यहाँ पे भले आपके पास ये 5 आ गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे अब, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, क्योंकि जो प्रूव्ड है, देखो वो प्रूव्ड है, ठीक है, वो प्रूव्ड है, तो सच को तो झुठला नहीं सकते ना। अब सपोज कर लो कि आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू 2 हो गई, लेकिन वो तो हो नहीं सकता। हम ऐसा कुछ प्रूव कर रहे हैं कि किसी की वैल्यू कुछ हो गई, लेकिन जो सच हमको पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो तो है ही। तो यहाँ पे आपको पहले से ही बोला गया है कि ए और बी जो है वो क्या है, दे आर द को प्राइम, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आ गया कि फाई इज अ कॉमन फैक्टर इन बोथ, लेकिन यहाँ पे तो हम बोल देंगे कि भाई हम सच को झुठला नहीं सकते, जो है वो तो है ही, कि को वही है, इसका मतलब वही है। तुमको ये समझ में नहीं आएगा ना कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट का मतलब यही हुआ कि जो फैक्ट है वो तो है ही। ठीक है, तो ए और बी क्या है, वो तो को प्राइम इंटीजर्स है। ठीक है, वो प्रूव्ड ही है ऑलरेडी कि को ए और बी जो है वो को प्राइम इंटीजर्स है। ठीक है, देयरफॉर हमने जो एजम्पशन किया था, आर एजम्पशन क्या, दैट रूट फाई इज रैशनल इज इनकरेक्ट या रॉन्ग। देयरफॉर रूट फाई इज एन इर्रेशनल नंबर। फिर से एक बार बता देता हूँ, पूरा देख लो, आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है रूट फाई एक इर्रेशनल है, तो आपको उल्टा एज्यूम करना है। हर सब में स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है, स्टार्टिंग के 2 स्टेप आपके सेम ही है सब, कि सबसे पहले आपको उल्टा लेना है कि रूट फाई एक रैशनल है। उसके बाद हमको कंपलसरी सेकंड स्टेप में अटक जाओगे, कोई लॉजिक नहीं बनेगा। चलो ये आपको याद रहेगा फिर भी कि जब जब हमें प्रूव करना है तो उल्टा लेना है, लेकिन सेकंड स्टेप का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। आप बोलोगे सर वो कहाँ से आया, तो वो मेथड है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप के बेसिस पे, चलो आपको ये हमेशा याद रह जाएगा, चलो इसका आइडिया फिर भी मिल जाएगा कि इर्रेशनल प्रूव करना है तो हमको उल्टा जाना था, लेकिन इसके बेसिस पे इसका कोई हिंट नहीं मिल रहा है सेकेंड स्टेप का। वो आपको याद रखना है कि आपको रूट फाई इक्वल्स टू बी बाई ए लेना है। ठीक है, और ए और बी क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं, वो भी आपको मेंशन करना ही है, क्योंकि वही लास्ट में बीच में आ रहा है प्रूव करने के लिए। अगर आप यहाँ पे ये मेंशन नहीं कर रहे हो, चलो बी बाई ए ले लिया, आपका सम सॉल्व हो जाएगा। कि लास्ट में जो आप बोलोगे कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर, वो कहाँ से बोलोगे, स्टार्टिंग में तो आपने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, रूट फाई इक्वल्स टू बी बाई ए के बाद आपको कर देना है दोनों तरफ स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर का जो भी आंसर आएगा, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो इक्वेशन आपको मिलेगी उसको नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ वो आपको लिखना है। इसका मतलब है कि फाई जाएगा डिवाइड में बी स्क्वायर के, जा रहा है, लेके जाना नहीं है, उसका मतलब आपको लिखना है दैट फाई इज़ अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, ऑल्सो फाई इज़ अ फैक्टर ऑफ बी। ठीक है, बी स्क्वायर का अगर फाई फैक्टर है तो फाई बी का भी फैक्टर होगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, सेम स्टेप ही यूज़ करना है, लेकिन हमको ये इक्वेशन देखने की, फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या करने का आपको, कि आपको यहाँ पर एज्यूम करना है जो अल्फ़ाबेट अकेला है, इन दोनों में बिना कोएफिशिएंट वाला कौन है, ये बी। तो बी को एज्यूम कर लो, बी इक्वल्स टू यहाँ पे जो नंबर है वो ले लो 5, 3 हो तो 3, 7 हो तो 7, बी इक्वल्स टू 5 और ले लो साथ में सी। फिर ये जो वैल्यू आपने एज्यूम की, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5a स्क्वायर, मैंने लिख दिया 5a स्क्वायर। फिर क्या है, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमने क्या ले ली, 5c, तो बी की जगह आपको यहाँ पर 5c पुट करना है। b का स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर लगा दिया, ये सेम 5c का होल स्क्वायर करो, दैट इज़ 25c स्क्वायर। अगेन ये दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं, या फिर 5 डिवाइड में लेके जाओ तो भी ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन क्या है कि 5 इसके डिवाइड में जा रहा है, इसका मतलब हुआ 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। अब 5 अगर a स्क्वायर का फैक्टर है तो ऑल्सो 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a। ठीक है, नाउ 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर इन बोथ ऑफ बोथ। ठीक है, 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b, लेकिन फिर हमें ये बोलना है बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट कि हमें वो सच तो पता ही है कि a और b तो क्या है, को प्राइम। अब तक जो हमने प्रूव किया उसके अकॉर्डिंग 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर है,
ठीक है, लेकिन हमको ऑलरेडी पता है कि a और b को प्राइम इंटीजर्स हैं, देयरफॉर आवर एजम्पशन दैट रूट 5 इज रैशनल इज इनकरेक्ट, ठीक है, देयरफॉर रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। क्लियर? उसी का सेकेंड सम सेम सम है, अब हम प्रूव कर रहे हैं रूट 3, ठीक है, हमें प्रूव करना है रूट 3 इररेशनल। जैसे रूट 5 लिया वैसे रूट 3 रूट 7 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उल्टा लेना है, लेट रूट 3 बी अ, ठीक है, उसके बाद लेट, जैसे मैंने बोला कि b बाय ए, b बाय नहीं a बाय बी ही है जनरली, लेकिन आप दोनों में से कुछ भी लो आपका प्रूव हो जाएगा। आप b बाय ए लोगे तो भी हो जाएगा, a बाय बी लोगे तो भी प्रूव हो जाएगा। लेट रूट 3 इक्वल्स टू a बाय बी, लेकिन ये लिखना बहुत ज़रूरी है, वेयर एस a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि a और b जो आपने यहाँ लिया है ना, उन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब वैसे कॉमन फैक्टर है ही नहीं। अब क्या करना है आपको, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन, डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 3b स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको दे दो नंबर 1। अब इसका मतलब हुआ 3 इसके नीचे जाएगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, ऑल्सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ a, ठीक है। अब हमें एज्यूम करना है, लेट, मैंने क्या बोला, जो अकेला है, अकेला कौन है, a, और सामने नंबर कौन सा है, के साथ ले लोगे। नाउ पुटिंग a इक्वल्स टू 3c इन इक्वेशन 1, और चाहिए तो इक्वेशन 1 पहले यहाँ पे लिख भी लो तो तुम्हें इजी रहेगा। ये हमने इक्वेशन 1 लिख दी यहाँ पे। अब जहाँ पे आपको a दिख रहा है वहाँ पे आप लिखो 3c का, सो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9c स्क्वायर, ठीक है, दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अब 3 इसके नीचे आएगा लेकिन लेके जाना नहीं है, ठीक है, तो आपको लिखना है देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, ऑल्सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ b, so 3 is a factor of both a and b, therefore 3 is a factor of a and b both। कॉमन लिखो ना लिखो, कॉमन हो ही गया, दोनों में है तो, बट दिस contradicts the fact that, ठीक है, रूट 3 is an irrational number। यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है that a and b, but this contradicts the fact that a and b are co-prime integers, ठीक है। अभी हमने देखा कि 3 जो है वो एक कॉमन फैक्टर है a और b में, जो हम प्रूव कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ऑलरेडी आपका स्टेटमेंट है कि a और b क्या है, दे आर द को प्राइम, ठीक है। देयरफॉर आवर assumption that root 3 is rational is incorrect. Therefore, root 3 is an irrational number. ठीक है, क्लियर है, समझ में आया ये। इसके बाद एक और आप लोग करोगे, दैट इज रूट 7। चलो तो गाइस नेक्स्ट सम। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म दे रखे लेकिन पूरा साथ में ही है।
ठीक है, 3 प्लस बीच में प्लस या माइनस हो तो ये पूरे टर्म को हम लोग इर्रेशनल बोलते हैं। 9th में फर्स्ट चैप्टर में आपने किया था क्लासीफाई रैशनल इर्रेशनल, इस पूरे टर्म को हम लोग साथ में लेते हैं। तो ये आपको प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अगेन आपको उल्टा जाना है कि सबसे पहले ये रैशनल ले लोगे, लेकिन इसमें कंपैरेटिवली शॉर्ट मेथड हो जाएगा। स्टार्टिंग आपकी वैसी ही है जो अभी अभी हमने लिया था √5 वाला या √7 वाला, लेकिन यहाँ पे जब 2 टर्म हो तो कंपैरेटिवली मेथड इजी हो जाता है। सबसे पहले आप एज्यूम करो लेट 3 + 2 √5 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसको हमने रैशनल नंबर माना। लेट 3 + 2 √5 = a/b, वैसा ही। वेयरएस ये आपको लिखना बहुत कंपलसरी है, वेयरएस याद भले मत रखो, a and b आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद जो आप स्क्वायर कर रहे थे और ये सब कर रहे थे वो मत करना। आप कहीं ना कहीं वो भी कर सकते हो जिनको मैथ्स अगर अच्छे से आता है, जिसको प्रूव करना समझ में आता है, लेकिन आप इजी वे में कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो बिना रूट वाला नंबर है, ये रूट वाला नंबर है, ये साथ में ही है। जो बिना रूट वाला नंबर है उसको वहाँ ले जाओ, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 √5 = a/b + 3 वहाँ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लो, b और 1 का एलसीएम b, यहाँ पे तो b है, यहाँ पे ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर ये 2 × में है, 2 चला जाएगा डिवाइड में, क्योंकि हमको रूट वाला नंबर अकेला छोड़ देना है। ठीक है, तो हो जाएगा a - 3b / 2b। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, देखो a और b क्या है, इंटीजर्स है। हियर a and b आर इंटीजर्स, देयरफॉर a - 3b / 2b इज अ रैशनल नंबर। देखो पूरा एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। a और b यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं वो इंटीजर्स हैं। अब a और b अगर इंटीजर्स हैं तो a और b को लेके जो इन्होंने सॉल्व किया है ये भी पूरा इंटीजर हुआ, और क्योंकि ये इंटीजर है तो वो रैशनल भी हुआ, क्योंकि रैशनल में इंटीजर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अगर ये रैशनल है तो इसके इक्वल्स टू में ये लिखा हुआ है, बराबर। ये रैशनल है तो इसके इक्वल्स टू में ये लिखा हुआ है, तो ये भी इसके अकॉर्डिंग रैशनल हुआ। देयरफॉर √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, बराबर। इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि √5 इसके इक्वल्स टू में लिखा हुआ है इसलिए √5 रैशनल हो गया। लेकिन बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट। हमको सच्चाई तो वैसे पता है ना कि √5 रैशनल नहीं होता, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट। ठीक है, सच्चाई आपको पता है वैसे कि √5 रैशनल नहीं होता है। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि √5 एक इर्रेशनल होता है। इसके अकॉर्डिंग प्रूव हुआ कि √5 रैशनल है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट। हमको ऑलरेडी पता है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर होता है, राइट। देयरफॉर our assumption is incorrect। Therefore हमको खाली √5 प्रूव नहीं करना है ना, चलो √5 एक इर्रेशनल है तो ये पूरा इर्रेशनल ही हुआ। Therefore 3 + 2 √5 is an irrational number। समझ में आया? स्टार्टिंग के 2 पॉइंट वही है कि पहले आपको ले लेना है ये पूरा कि एक रैशनल नंबर है, उसके बाद आपको एज्यूम करना है a/b, a and b आर को प्राइम इंटीजर्स। उसके बाद जो नॉर्मल मैथ्स होता है, सिंप्लीफाई होता है, आपको खाली ये ध्यान देने का कि वो करना कैसे है। जो रूट वाला नंबर है वो एक तरफ होना चाहिए, ठीक है, अलग होना चाहिए। तो इसके साथ जो 3 दिख रहा है वो इस साइड ले आओ, एलसीएम ले लो, फिर 2 ले लो डिवाइड में। यहाँ पे √5 अकेला हो गया, अब रूट वाला नंबर अकेला हो गया। अब यहाँ पे आपको कोई नंबर रूट में नहीं दिख रहा है, माइनस में अपॉन में दिख रहे हैं। a और b क्या है, इंटीजर्स लिखना है। अगर a और b इंटीजर है तो ये पूरा टर्म रैशनल कहलाएगा, और क्योंकि ये रैशनल कहलाएगा इसके इक्वल्स टू में ये लिखा हुआ है तो ये भी रैशनल कहलाएगा। अब √5 रैशनल क्यों कहला रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से
लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये सच्चाई जुठला नहीं सकता कि √5 तो एक इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। देयरफॉर हमारा एजम्पशन गलत है कि ये रैशनल है, देयरफॉर 3 + 2 √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर करो। नाउ सी नेक्स्ट सम। अब ये अपॉन वाला है, सारे का सारा कॉन्सेप्ट वैसा ही है। अपॉन वाला आप फर्स्ट मेथड जो हमने किया था √5, √3, √7 वाला वैसे भी कर सकते हो, और अभी अभी जो हमने मेथड लिया था, ठीक है, वो वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अगेन लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। ये इर्रेशनल है, हमें उल्टा जाना है कि ये रैशनल, हमें प्रूव करना है ना 1/√2 एक इर्रेशनल नंबर होना चाहिए, तो हमें उल्टा जाना है। नाउ लेट 1/√2 इक्वल्स टू a/, क्या लिखेंगे यहाँ पे, whereas हाँ बोल दे, आर को प्राइम इंटीजर्स, ओके, ठीक है। इसके बाद हम वो स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स वो भी कर सकते हैं, तब भी आ जाएगा, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, तो हो जाएगा b इक्वल्स टू √2a, ठीक है। अब b इक्वल्स टू √2a और इसके बाद स्क्वायरिंग करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप स्क्वायरिंग करते हो तब भी आ जाएगा, तो हम स्क्वायरिंग वाला ही ले लेते हैं, आपको ईजी रहेगा। चलो, लेकिन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर स्क्वायर करो, b इंटू 1b एंड √2a। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, सो वी विल गेट b स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर। अब ये 2 यहाँ पे नीचे जाएगा, लेकिन लेके जाना नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, ऑल्सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ b, ठीक है। अब हम लेट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे दें। इक्वेशन 1 में कौन सा अल्फ़ाबेट अकेला है, b। लेट b इक्वल्स टू 2c। नाउ पुटिंग तो c नहीं, b equals to 2c in equation 1. What is your equation 1? b square equals to 2a square. b की वैल्यू आपके पास है, that is 2c का होल स्क्वायर। नाउ 2 का 4c स्क्वायर, दिस इज 2a स्क्वायर। 2 दोनों 2 से कट रहे हैं, ठीक है। अब अगेन 2 यहाँ पे नीचे जा रहा है, लेके नहीं जाना है, उसका मतलब है 2 इज अ factor of, also 2 is a factor of, ठीक है। so 2 is a common factor of a and b both. now 2 is a common factor of a and b both, but this contradicts the fact, but this contradicts the fact that a and b are co-prime integers. Therefore, our assumption that 1/√2 is wrong. कुछ मतलब तो निकलना चाहिए ना। इंग्लिश भले देखो बोलने नहीं आती हो ना, इंग्लिश को थोड़ा बहुत हिंदी में कन्वर्ट कर लो, आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि आप सेंटेंस सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो, ठीक है। आवर एजम्पशन दैट 1/√2 इज रैशनल, या फिर ये सब लिखो ही नहीं, खाली इतना लिख दो, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो चलेगा। आवर एजम्पशन दैट 1/√2 इज रैशनल इज इनकरेक्ट या रॉन्ग, कुछ भी लिख सकते हो। देयरफॉर 1/√2 is an irrational number. चलो, नाउ गाइस 1.1 का 5th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको चेक करने को बोला है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
अब 6n जो है वो n क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर। आप वहाँ पे 1 से लेके कोई भी नेचुरल नंबर लो, लेकिन वो नेचुरल नंबर 6 का पावर है। तो क्या 6 का पावर कोई भी नेचुरल नंबर अगर होगा तो वो 0 पे एंड होगा, मतलब उसके अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या वो 0 पे एंड होगा? तो देखो यहाँ पे आपको ये लिखना है, हमको यहाँ पे चेक करना है 6n कैन एंड विद द डिजिट 0। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है अ नंबर एंडिंग विथ 0, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो डिजिट एंडिंग विथ 0 मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 5। कोई भी नंबर अगर लास्ट में 0 है उस नंबर के, ठीक है, तो हमेशा 2 और 5 से डिवाइड होगा ही होगा। प्राइम नंबर लेने, आप बोलोगे सर लास्ट में 0 हुआ तो वो तो 10 से भी होगा, लेकिन आपको प्राइम नंबर लेने हैं, ठीक है। तो देयरफॉर अ डिजिट एंडिंग विथ 0 must have prime factors 2 and 5 both। अगर कोई भी नंबर आप ले लो, अगर उसमें लास्ट में 0 है तो उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 दोनों होने चाहिए। आप पहले 5 से डिवाइड करोगे तो बाद में 2 आएगा ही, ठीक है। अगर आप पहले 2 लेते हो तो बाद में 5 आने वाला ही है। अपने को यहाँ पे ये पूछा गया है कि 6n क्या एंड हो सकता है विद द डिजिट 0। यू हैव टू चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे here 6n that is equals to 2 into 3n। इसका मतलब हुआ 2n into 3n, ठीक है। here prime factors of 6 are 2 and 3, ठीक है। prime factors of 6 does not include 5, ठीक है। therefore 6n cannot end with digit 0। कोई भी नंबर, ठीक है, उसका एंड में 0 अगर होगा ना तो उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 ही होंगे, ठीक है, होने चाहिए। और यहाँ पे हमारा जो नंबर है 6n है, मतलब n क्या है, नेचुरल नंबर है। कोई भी आप नेचुरल नंबर वहाँ पे उठा के ले लो, आप प्रूव कर सकते हो यहाँ पे कि उसके जो 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 6 के फैक्टर्स हैं 2 और 3, 2 और 3 उसके प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 और 5 दोनों नहीं है आपका। अगर 6, इनका बोलने का मतलब क्या है पता है कि 6 सपोज कर लो 2 है, नेचुरल नंबर हमने 2 ले लिया, तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 6 into 6 दैट इज। तो क्या ये एंड 0 से हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, 6 का पावर 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, वो 0 पे एंड नहीं होगा। क्योंकि अगर 0 पे एंड होता ना तो ऑटोमेटिकली उसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 होते, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स क्या निकले, 6 के 2 और 3 निकले, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स क्या निकले, 2 और 3 निकले, 2 और 5 दोनों नहीं है। इसका मतलब जो 6n है वो 0 पे एंड नहीं होगा। समझ में आया? क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है एक्सप्लेन वाई, ध्यान देना। 7 into 11 into 13 plus 13 है, और दूसरा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है, ठीक है, ये कॉम्पोजिट नंबर। देखो अगर किसी के भी फैक्टर प्राइम आ रहे हैं ना तो वो नंबर हमेशा कॉम्पोजिट होगा। देखो ये चीज़ें ना स्टेटमेंट वाइज आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपको आती है।
किसी के भी फैक्टर, किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर प्राइम नंबर निकल रहे हैं, तो ये नंबर कॉम्पोजिट हो गई। छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 21 के फैक्टर 3 7 ज़ा या 7 3 ज़ा, 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर हैं, तो ये 21 कॉम्पोजिट हुआ, बराबर। चलो दूसरा कोई आप नंबर ले लो जनरली कि जिसके आप प्राइम फैक्टर्स कन्वर्ट कर सको करके, 36 ले लेते हैं। 36 क्या हो जाता है, कॉम्पोजिट है, तो उसके फैक्टर्स 9 4 ज़ा ले लूँ, 9 का 3 3 ज़ा, 4 का 2 2 ज़ा, 3 × 3 × 2 × 2, तो ये जो 3 × 3 × 2 × 2 आया, ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। और ये क्या था, तो आपके जो फैक्टर्स अगर सारे के सारे प्राइम आ गए, तो ये नंबर जो होगा जिसके आपने प्राइम फैक्टर निकाले वो कॉम्पोजिट हो गई होगा। ये रूल होता है, ठीक है। ये ज़्यादा हमारी स्टडी में उतना नहीं आया है, लेकिन ये आप कोई भी नंबर उठा के कॉम्पोजिट देख लो, उसके जब टुकड़े टुकड़े कर दोगे, प्राइम फैक्टर निकालोगे, तो वो नंबर कॉम्पोजिट मिलेगा ही मिलेगा आपको। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले है 7 × 11 × 13 प्लस 13। इसको सॉल्व करो नॉर्मली, इसको नॉर्मली सॉल्व करें तो 13 कॉमन है, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म, दोनों में 13 कॉमन है। यहाँ पे क्या बचा, 7 × 11 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1, सो 13, यहाँ पे 77 प्लस 1, सो 13 × 78। 78 के फैक्टर्स 13 6 ज़ा होता है, 13 6 ज़ा होता है ना। अच्छा, 13 × 13 × 2 × ये सारे प्राइम नंबर आ गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, हियर 7 × 11 × 13 प्लस 13 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्राइम प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्राइम में, ठीक है, प्राइम प्रोडक्ट्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। देयरफॉर हम बोल सकते हैं 7 × 11 × 13 प्लस 13 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। किसी भी नंबर को कॉम्पोजिट बोला जाता है, ये याद रखो, ये होता है ऐसा, ठीक है, ये ऐसा होता है। आज तक तुमने ये बोला कि 1 इज़ अ प्राइम नाइदर अ कॉम्पोजिट, क्यों ऐसा होता है भाई? वो प्राइम में भी नहीं आता, कॉम्पोजिट में भी नहीं आता, जबकि 1 तो आना चाहिए वैसे प्राइम में देखा जाए तो। फिर भी 1 को स्पेशल नंबर बोला जा रहा है, नेचुरल नंबर बोला जा रहा है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ये हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर अगर है, आपको प्रूव करना है कि ये कॉम्पोजिट है, तो उसका प्रूव करने का तरीका क्या होता है, उसके फैक्टर्स निकालो, ठीक है। वो सारे के सारे फैक्टर अगर प्राइम आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नंबर कॉम्पोजिट है। अब आपको पूछा है ये नंबर कॉम्पोजिट है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, तो सारे के सारे नंबर प्राइम आ रहे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला नंबर कौन है, ये वाला नंबर कॉम्पोजिट है। किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के जब आप टुकड़े करोगे और प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला नंबर कॉम्पोजिट कहलाता है। समझ में आया, जिसके आपने टुकड़े किए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, सेकेंड पार्ट, दैट इज 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। अगेन ये एक टर्म है, ये दूसरा, दोनों में कॉमन क्या है, 5। तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचा ना, 5 कॉमन निकल गया, यहाँ से दोनों में से 5 गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 7 6 ज़ा 42 एंड दिस इज 24, 42 × 24 करो, 1008 राइट है। चलो ध्यान दो, 1008 प्लस 1 तो हो जाएगा 100। अब 1009 के कुछ फैक्टर्स निकल रहे हैं, चेक करो, नहीं निकल रहे हैं। वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है, वो एक प्राइम नंबर है। 2 का टेबल जाएगा नहीं, 3 का टेबल अप्लाई कर लो, 5 का जाएगा नहीं, लास्ट में 0 या 5 नहीं है, ठीक है। फिर 7 का नहीं जाएगा। जो भी प्राइम नंबर्स है आपको वही चेक करने हैं, आप कोई भी चेक करके देख लो। यहाँ पे 109 जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो अगेन आपका जो प्रोडक्ट आया 5 भी एक प्राइम है, 1009 भी एक प्राइम है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हियर
7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 can be expressed as prime products. Therefore this number is a composite number. ठीक है. Now see guys, seventh sum. See there is a circular path around a sports field. ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर एक सर्कुलर पाथ है भागने के लिए, जैसे आप लोग रेसिंग का देखते हो. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम. सोनिया को 18 मिनट लगे एक राउंड भागने में और रवि को यहाँ पे 12 मिनट्स लग रहे हैं. सेम साइज़ का, सेम ही फील्ड है, सेम राउंड है. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम. एक ही पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है दोनों के लिए, एक ही समय पे एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं. एंड दे गो इन द सेम डायरेक्शन ऑल्सो. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. चलो पहले तुम बोल दो. यशा, मैंने आंसर पूछा, क्या बोल रहे हो? मैं पूरा सम की बात कर रहा हूँ, तुम आंसर बोल रहे हो. पूरी सत्यानाश कर दी सम की. बोलो. मैं मतलब नहीं, मैं क्वेश्चन का मतलब पहले बताओ और क्या होगा वो बोलो. मैं आंसर कैसे आया नहीं पूछा मैंने. ओके चलो गुड. अब देखो, एक फील्ड के अंदर एक सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है. हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो ही समझ में आएगा. ठीक है. अब ये यहाँ पे सपोज कर लो स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है. और यहाँ पे कौन है? हमारी सोनिया और रवि. आपसे पूछा गया है, आप यहाँ पे बोला गया है कि सोनिया को पूरा राउंड कवर करने में, ठीक है, ये सोनिया को एक पूरा राउंड कवर करने में कितना मिनट लग रहा है? 18. और रवि को पूरा राउंड कवर करने में 12 मिनट लग रही है. लेकिन रवि पहले पहुँच गया. ठीक है. रवि को पूरा राउंड लेने में कितनी मिनट लग रही है? 12 मिनट. तो वो रुक तो नहीं गया. आपसे ये पूछा गया है कि उन्होंने साथ में चालू किया, रवि और सोनिया ने भागना साथ में चालू किया. सोनिया पीछे रह गई. ठीक है. और रवि जो है वो 12 मिनट्स में पहुंच गया. रवि तो यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन हमको ये पूछा गया है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट दैट पॉइंट. इसी पॉइंट पे, ठीक है, इसी पॉइंट पे रवि तो अभी पहले आ गया और सोनिया कितने मिनट पीछे चल रही है? 6 मिनट पीछे चल रही है. ठीक है. रवि यहाँ पे 12 मिनट पे पहुंचा. अब रवि यहां से भाग चुका होगा ना, रवि यहां से भाग चुका होगा. जब सोनिया यहां पे पहुंची 18 मिनट हुए वही, और रवि के लिए 18 मिनट, रवि यहां पे आगे पहुंच गया होगा. और आगे कहां पहुंचा होगा पता है? यहां आधा पहुंच गया होगा. क्यों? क्योंकि रवि को टोटल 12 मिनट्स लग रही है, तो 6 मिनट में आधा राउंड भाग लेगा. तो जब सोनिया का एक राउंड पूरा हो रहा है, सोनिया का, ठीक है, सोनिया राउंड और रवि, सोनिया का एक राउंड पूरा हो रहा है, रवि का 1.5 राउंड पूरा हो रहा है. ठीक है. समझ में आया? तो हो क्या रहा है? रवि यहां तक पहुंचा. ठीक है. 1.5 राउंड कंप्लीट हो चुका है और सोनिया का एक ही राउंड कंप्लीट हुआ है. अब स्टिल क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो 6 मिनट पीछे चल रही है. ठीक है. वो 6 मिनट पीछे चल रही है. अगेन क्या होगा? फिर से उसको 18 लगेंगे. दूसरा राउंड कंप्लीट करने में भी उसको 18 मिनट लगेंगे. दूसरा राउंड कंप्लीट करने में भी उसको कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट लग रहे हैं. तो अभी तक तो वो यहाँ पहुँची और रवि यहाँ तक पहुँच गया. ठीक है. फिर से एक राउंड कंप्लीट करेगी तो रवि कहाँ तक पहुँच गया होगा? ठीक है. सोनिया का राउंड अगर 2 कंप्लीट होंगे तो रवि के कितने पूरे हो जाएंगे? 2.5. रवि का 2.5 हो जाएगा. यस और नो? क्योंकि वो 6 मिनट पीछे चल रही है ना खाली. ठीक है.
तो फिर वो दोनों कब साथ में मिलेंगे? ऐसे तो फिर वो 6-6 मिनट आगे ही चलता रहेगा। वो 6-6 मिनट आगे ही चलता रहेगा। देखो एक और सर्कल ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पे हम सोनिया को भगा रहे हैं, यहाँ पे रवि को, ठीक है। अब सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? सोनिया यहाँ पे पहुँची है 18 मिनट्स में वापस, ठीक है। रवि ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है। और जब ये पहुँची, रवि आगे भाग चुका होगा, रवि सेकेंड राउंड पहुँच चुका होगा और यहाँ तक पहुँच चुका होगा, ठीक है। अगेन ये यहाँ से निकलेगी। सेकेंड राउंड इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ पे 18 मिनट, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम क्यों लेना है वो कैसे समझ में आएगा आपको? देखो आपको 12 और 18 का एलसीएम लेना है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा। एलसीएम दो नंबर का कैसे लिया जाता है? दोनों में कॉमन क्या है वो लिखो, और जो रह गया वो भी लिख देंगे। तो आ गया आपका 36 मिनट्स पे वो वापस मीट करेंगे वहाँ पे। क्यों? इसलिए तो ये राउंड बनाए थे मैंने। 36 मिनट पे वो वापस क्यों मिलेंगे एक दूसरे के साथ? क्योंकि देखो जब सोनिया के 2 राउंड कंप्लीट होंगे ना, रवि का तीसरा कंप्लीट हो गया होगा। क्योंकि देखो रवि जो है वो 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर ले रहा है। जब सोनिया ने 2 बार चक्कर मारा तो वो 6-6 मिनट 12 मिनट पीछे हो गई, बराबर। एक राउंड में वो 6 मिनट पीछे चल रही है ना, तो 2 राउंड में वो, ठीक है, 12 मिनट पीछे चल रही है। 12 मिनट पीछे मतलब 12 मिनट में तो एक राउंड रवि का कंप्लीट हो जा रहा है। रवि का 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट हो रहा है। देखो यहीं पे ले लेते हैं ये सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं वापस आने में, और रवि यहाँ पे 12 मिनट्स में आ चुका है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक राउंड में दोनों के बीच में गैप है 6 मिनट का, ठीक है। हर एक राउंड में सोनिया को तो 18 मिनट ही लगने, ठीक है। तो 18 36 मिनट लग गए उसको 2 राउंड में। लेकिन 36 मिनट में रवि तो 3 राउंड भाग लेगा, क्योंकि उसको एक राउंड में कितना टाइम लग रहा है 12, तो दोनों के लिए एग्जैक्टली 36 आ रहा है, ठीक है। दोनों मीट कब करेंगे? जब उसके 3 राउंड खत्म हो जाएंगे और इसके 2 ही राउंड खत्म हुए। देखो सोनिया यहाँ पे फर्स्ट राउंड कंप्लीट करके आई 18, तब तक रवि यहाँ पे भाग चुका है, ठीक है। 6 मिनट आगे चल रहा है। सोनिया दूसरा राउंड कंप्लीट करेगी ना, तो वो और 6 मिनट आगे चल रहा है। सिर्फ 6 मिनट नहीं ना, देखो एक राउंड भागने में उनके बीच का गैप कितना आ रहा है? 6 मिनट्स का, ठीक है। एक राउंड के बीच में 6 मिनट का गैप आ रहा है, दूसरे राउंड में भी 6 मिनट का गैप आएगा, मतलब टोटल 12 मिनट्स का गैप आ गया। और रवि 12 मिनट्स में तो एक चक्कर मार ले रहा है, ठीक है। तो रवि आगे एक राउंड, मतलब रवि क्या कर रहा है? रवि सोनिया से एक राउंड आगे है एग्जैक्टली। तो क्या होगा, जैसे ही सोनिया का सेकेंड राउंड यहाँ पे कंप्लीट होता है, रवि का थर्ड राउंड आके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो कितने मिनट्स में वो दोनों मिले? वो 36 मिनट्स में मिले। और देखो अब बच्चे यहाँ पे बोलते हैं सर HCF क्यों नहीं लेना है, LCM क्यों लेना है? वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि भाई LCM में नंबर हमेशा बड़ा नंबर होता है, ठीक है। आपके मिनट्स आगे ही जा रहे हैं ना, पीछे कुछ तो नहीं आ रहा है। HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है, और कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होता है? 12 और 18 जैसे है। तो या तो 12 और 18 में जो छोटा नंबर है, ठीक है, 12 और 18 में छोटा नंबर है वो आता है, या उससे भी कम आता है HCF। जैसे यहाँ पे HCF अगर लेते तो हम लोग क्या मिलता पता है? 2 3 ज़ा 6 मिलता। और यहाँ पे तो टाइम ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि 1 मिनट नहीं, मतलब एक राउंड नहीं, 2 राउंड नहीं, जब एक के 3 राउंड हो रहे हैं और एक के 2 राउंड हो रहे हैं, तब जाके वो लोग साथ में मिल रहे हैं उसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोनिया 18 मिनट ले रही है और पहले राउंड में वो 6 मिनट पीछे है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में 6 मिनट का गैप रह ही रहा है, एक राउंड के पीछे।
एक राउंड के पीछे 6 मिनट का गैप, तो 2 राउंड के पीछे कितने मिनट का गैप आया? 12 मिनट का गैप आया। और 12 मिनट में रवि तो एक सर्कल घूम ले रहा है, मतलब जहाँ पर सोनिया 2 राउंड मारेगी उतनी ही देर में रवि 12 मिनट्स आगे चल रहा है, क्योंकि जैसे ही 2 राउंड ख़त्म हुए ना, जैसे ही 2 राउंड ख़त्म हुए रवि 12 मिनट्स आगे चल रहा है। ठीक है, तो 12 मिनट में तो रवि, अब 12 मिनट मतलब कितना? तुम बोलोगे सर यहाँ पहुँचा, भाई 12 मिनट में तो रवि का एक राउंड ख़त्म हो जा रहा है ना। 12 मिनट में रवि का एक राउंड ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि 2 सर्कल हो गए। काफ़ी बार बच्चों को स्टार्टिंग में क्या लगता है ना कि अरे ये तो एक बार भागेंगे, बच्चों को स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन समझ में आता है कि वो तो एक ही राउंड ले रहे हैं, तो वो साथ में कैसे मिलेंगे? वो तो एक ही राउंड भाग रहे हैं, और सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लग रही है, रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लग रहा है, तो वो तो आगे पीछे ही होंगे, तो वहाँ पे क्या आके रुक जाएंगे क्या? काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि चलो रवि पहले आ गया, वो रुक गया, और फिर ये आई और दे मीट अगेन एट दैट पॉइंट ओनली, तो एलसीएम ले लेना है। ऐसा नहीं है भाई, वो भाग रहे हैं कंटिन्यू, और आपसे पूछा गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आके वो कब मिलेंगे, कितने मिनट के बाद। तो उसमें आपको इस तरह एलसीएम लेना है, क्योंकि रवि को 12 मिनट्स लग रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में, रुक नहीं गया है, वो भाग रहा है। भागते भागते वो उस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब दोबारा मिलेंगे। तो रवि क्या है, रवि जब सोनिया का एक राउंड कंप्लीट हो रहा है तब रवि 6 मिनट आगे चल रहा है, मतलब वो आधा सर्कल भाग गया एक राउंड के पीछे। ठीक है, 2 राउंड के पीछे अगेन वो 6 मिनट और आगे चल रहा है, तो 12 मिनट हो गए। तो रवि जो है, जब सोनिया का सेकेंड राउंड कंप्लीट हो रहा है, रवि 12 मिनट चल रहा है, और रवि के लिए 12 मिनट मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब जैसे ही सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पे सेकेंड राउंड कंप्लीट करके आएगी, रवि क्या करेगा, रवि वहाँ पे उसी समय आ जाएगा, लेकिन उसका तीसरा सर्कल कंप्लीट हो गया होगा। समझ में आया? तो बस आपको लेना तो एलसीएम है, ख़त्म करना इतना ही है सब में, लेकिन ये क्यों करना है ऐसा वो आपको समझना था।